क्या कभी आपको इतना गुस्सा आया है कि आपका मन किया हो फोन उठाकर दीवार पर दे मारे? या हो सकता है किसी सहकर्मी ने आपको इतना चिढ़ाया हो कि आप पूरे दिन मन ही मन उससे तीखी बहस करते रहे हों? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या हो, अगर मैं आपसे कहूं कि गुस्से को काबू करने का तरीका करीब 2000 साल पहले ही लिख दिया गया था और वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम सीखेंगे कि कैसे महान रोमन दार्शनिक सेनेका की बुद्धिमत्ता का उपयोग करके गुस्से को अपने ऊपर हावी होने से रोके। और मेरा यकीन मानिए, उनकी सलाह आपको शायद अप्रत्याशित लगे, लेकिन वे बेहद असरदार हैं। तो चलिए, एक पल के लिए प्राचीन रोम में चलते हैं। मिलिए लूसियस एनियस सेनेका से। ये सिर्फ कोई दाढ़ी वाले आशी नहीं थे जो चोगे में बैठे हों। ये साम्राज्य के सबसे धनी लोगों में से एक थे और सम्राट नीरो के सलाहकार थे। नीरो, जो अपने अजीबो-गरीब स्वभाव के लिए जाने जाते थे। सेनेका एक स्टोइक दार्शनिक थे और स्टोइक दर्शन असल में मन के लिए एक प्राचीन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, जो सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहने में मदद करता है। और सेनेका को तो ऐसी कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उनका ग्रंथ गुस्से पर सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जो उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। तो चलिए, उनके इन महत्वपूर्ण पाठों को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बुनियादी बात से, सेनेका के एक अहम नियम से। और ये सुनने में काफी कठोर लगता है। तैयार हो जाइए। गुस्सा एक क्षणिक पागलपन है। जरा एक पल के लिए सोचिए। पिछली बार जब आप सचमुच गुस्से में थे, क्या आप एक समझदार संतुलित इंसान जैसे लग रहे थे, या फिर किसी जुनूनी बेकाबू इंसान की तरह? चेहरा बिगड़ जाता है, आवाज कांपने लगती है, तर्क वितर्क सब गायब हो जाते हैं। हम नहीं रहते। हमारे व्यवहार की बागडोर एक जंगली अतार्किक जानवर अपने हाथ में ले लेता है। सेनेका इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं। वे कहते हैं, किसी भी महामारी ने इंसानियत को इतना महंगा नहीं पड़ा। क्या ये एक अतिशयोक्ति लगती है? लेकिन जरा इसके परिणामों पर विचार कीजिए। युद्ध, जो एक शासक के गुस्से की एक चिंगारी से शुरू हुए। परिवार, जो एक ही लापरवाह कटु शब्द की वजह से तबाह हो गए। दोस्ती, जो एक बेवकूफी भरी लड़ाई के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गई। गुस्सा महामारी से अलग केवल शरीर को ही नहीं मारता, ये आत्मा को जहर देता है, विश्वास को तोड़ता है और रिश्तों में जली हुई जमीन छोड़ जाता है। ये केवल खराब मूड नहीं है, ये पागलपन के आगे एक स्वैच्छिक आत्मसमर्पण है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दरवाजे खोलते हैं। लेकिन ये सब होता कैसे है? यहीं से सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। और यहीं पर सेनेका हमारे सबसे बड़े बहाने पर करारा प्रहार करते हैं। याद है वे वाक्य, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, उसी ने मुझे उकसाया था। हमें लगता है कि गुस्सा किसी प्राकृतिक आपदा जैसा है, जैसे आंधी तूफान, अन्याय की बिजली चमकी और तुरंत ही हमारे गुस्से का बादल गरज उठा। सेनेका कहते हैं, ये पूरी तरह से बकवास है और यही वह सबसे बड़ा भ्रम है जिसे हमें अभी तोड़ना होगा। गुस्सा कोई अनैच्छिक प्रतिक्रिया नहीं है, जैसे छींकना या चोट लगने पर दर्द होना। यह हमेशा हमारी सचेत, भले ही पलक झपकते ही होने वाली पसंद है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक सर्वोच्च न्यायाधीश है। कोई घटना हुई, किसी ने आपको कोई अपमानजनक बात कही। यह अदालत के सामने पेश किया गया एक आरोप है। लेकिन गुस्सा करो का फैसला सुनाने के लिए न्यायाधीश यानी आपका मन इस आरोप से सहमत होना चाहिए। उसे कहना होगा, हाँ, यह सचमुच एक भयानक अपमान है और यह गुस्से के लायक है। आप खुद इस बात के लिए सहमति देते हैं कि यह भावना आप पर हावी हो जाए। यह संपूर्ण स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच हमेशा एक छोटा सा अंतराल होता है और इसी अंतराल में आपकी पूरी आजादी निहित है। तो ये सहमति का तंत्र कैसे काम करता है? आइए इसे बारीकी से समझते हैं। क्रोध की इस कार्यप्रणाली को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप लाइन में खड़े हैं और कोई आपके आगे घुस जाता है। आपके दिमाग में क्या होता है?
सबसे पहले सिर्फ तथ्य। वह व्यक्ति शारीरिक रूप से आगे बढ़ा और आपके सामने आकर खड़ा हो गया। यह पहला चरण है, एक साधारण अवलोकन, बिल्कुल तटस्थ। लेकिन आपका दिमाग यही नहीं रुकता। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, मूल्यांकन। आप तुरंत एक राय बना लेते हैं, यह गलत है, कितनी ढिठाई है, वह मेरा सम्मान नहीं करता। आप इस कोरे तथ्य पर अपमान और नियमों के उल्लंघन का ठप्पा लगा देते हैं। ठीक इसी पल आप क्रोध को अपनी आंतरिक स्वीकृति देते हैं और इसके बाद ही तीसरा चरण शुरू होता है, भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया। दिल तेजी से धड़कने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, आपको कुछ कहने या करने का मन करता है। देखा आपने, क्रोध उस पल पैदा नहीं हुआ जब उस व्यक्ति ने लाइन तोड़ी। यह उस पल पैदा हुआ जब आपने यह तय किया कि यह एक अपमानजनक अन्याय है। सैनिका हमें सिखाते हैं कि हमारी शक्ति ठीक इसी अंतर में निहित है, घटना और हमारे मूल्यांकन के बीच। हम सीख सकते हैं कि हम स्वचालित रूप से अपनी सहमति न दें, लेकिन हम इतनी आसानी से ऐसे क्रोधपूर्ण मूल्यांकन क्यों करते हैं? इन्हें क्या चीज बढ़ावा देती है? सैनिका इस पर एक चौंकाने वाला सरल और गहरा उत्तर देते हैं। हमारे गुस्से की असल वजह हमेशा बिना किसी अपवाद के हमारी अधूरी उम्मीदें होती हैं। हम असलियत से नहीं चिढ़ते, बल्कि इस बात पर गुस्सा करते हैं कि वह हमारी इस अंदरूनी सोच से मेल नहीं खाती कि उसे कैसा होना चाहिए। जरा सोचिए, ट्रैफिक जाम में आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप सोचते हैं कि आप 20 मिनट में दफ्तर पहुंच जाएंगे, न कि 1 घंटे में। धीमा इंटरनेट आपको क्यों परेशान करता है? क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि पेज तुरंत लोड हो जाएगा। देर से आया दोस्त क्यों बुरा लगता है? क्योंकि आपकी नजर में उसे ठीक समय पर आना चाहिए था। हम अपने दिमाग में दुनिया की एक आदर्श, बेदागा तस्वीर लेकर घूमते हैं। इस तस्वीर में सभी विनम्र होते हैं, ड्राइवर नियमों का पालन करते हैं और कोई भी मशीन कभी खराब नहीं होती। और हर बार जब असली जीवंत अव्यवस्थित दुनिया हमारी इस नाजुक कल्पना से टकराती है, तो एक धमाका होता है। इस धमाके का नाम है गुस्सा। दरअसल यह हमारा बचकाना विरोध है कि ब्रह्मांड हमारे आदेशों का पालन क्यों नहीं करता। हम घटनाओं पर ऐसे गुस्सा होते हैं मानो हमें पहले से यह वादा मिल चुका हो कि सब कुछ हमारी मर्जी से ही होगा। लेकिन किसी ने हमें ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। तो क्या इस विरोध में कोई मतलब है? क्या यह कोई उपयोगी साधन है? खैर, इस बारे में भी सैनिका की एक बेहद यथार्थवादी राय है और यहीं पर हम गुस्से की सबसे बड़ी और खतरनाक चालों में से एक के करीब आते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें लगता है कि हम शक्तिशाली हैं, हम सही हैं, है ना? हमें लगता है कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसी को उसकी जगह दिखा रहे हैं। हमें ऊर्जा का एक उछाल महसूस होता है और हम खुद को नियति का निर्धारक समझने लगते हैं। लेकिन सैनिका हमें इस भावना से धोखा न खाने की सलाह देते हैं। वह एक शानदार उपमा देते हैं। गुस्सा उन खंडहरों जैसा है जो पहले खुद ही सब कुछ तबाह करते हैं और फिर अपने ही मलबे के नीचे दब जाते हैं। जरा सोचिए, आपने गुस्से में किसी पर चिल्लाया। वह व्यक्ति शायद इस बारे में कब का भूल चुका होगा और अपनी जिंदगी जी रहा होगा। और आप उस घटना को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं। आपका दिल जोरों से धड़कता रहता है। आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। गुस्सा आपको अंदर से जलाता है। ये हमेशा उसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जो इसे महसूस करता है। ये एक ऐसा जहर है जिसे आप इस उम्मीद में पीते हैं कि कोई और मरेगा, लेकिन यह सिर्फ आपको ही जहरीला बनाता है। हर बार जब हम गुस्सा करने का चुनाव करते हैं, तो हम अपनी ही मानसिक शांति पर पहला और सबसे गहरा प्रहार करते हैं। और जब यह इतना विनाशकारी और हमारे अपने लिए ही नुकसानदेह हथियार है, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि हम इसे कभी आने ही न दें? स्टोइक दर्शन की निवारक शिक्षा हमें ठीक यही सिखाती है। अब हम रोकथाम की बात करेंगे कि कैसे गुस्से को अपने मन में आने ही न दें। और यहाँ पर स्टोइक दर्शन के पास एक बेहद शक्तिशाली, लेकिन पहली नजर में थोड़ा अजीब लगने वाला तरीका है। इसे प्रेमेदितात्यो मालोरम, प्रीमेडिटेशो मलोरम कहा जाता है,
जिसका अर्थ है बुराई का पूर्व चिंतन या परेशानियों का पूर्वाभ्यास। सुनने में थोड़ा निराशाजनक लगता है शायद, लेकिन यह सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। इसका सार सरल है। हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले कुछ मिनट इस बात पर बिताएं कि दिन भर में क्या क्या गलत हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, कि आपका बॉस आपको डांटेगा, कि आपका सहकर्मी अपना काम पूरा नहीं करेगा, कि कैफे में आपको ठंडी कॉफी मिलेगी। आप खुद को असफलता के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपने मन को वास्तविकता के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब इनमें से कुछ सच में घटित होगा, तो आपका दिमाग सदमे में नहीं होगा। वह चिल्लाएगा नहीं, यह कैसे हो सकता है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। वह शांति से प्रतिक्रिया करेगा, अच्छा हाँ, मैंने इसके बारे में सोचा था। यह संभव परिदृश्यों में से एक है। अप्रत्याशितता का तत्व जो गुस्से को भड़काता है, वह बस गायब हो जाता है। यह निराशा से बचाव के लिए टीका लगवाने जैसा है। आप अपने मन में नकारात्मकता की एक छोटी नियंत्रित खुराक डालते हैं, ताकि वास्तविक जीवन की परेशानियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। जब आप पहले से ही सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार होते हैं, तो असलियत आपको उतना गहरा घाव नहीं दे पाती। इसकी तुलना एक मुक्केबाज से कर सकते हैं। जब वह वॉर के लिए तैयार होता है, तो वह खुद को संभाल लेता है और उसका असर कम कर देता है। लेकिन अगर वॉर अप्रत्याशित हो, तो वह नॉकआउट हो जाता है। हमारे दिमाग के साथ भी ऐसा ही है। नकारात्मक संभावनाओं पर पहले से विचार करना आपकी रोजाना की मानसिक कसरत है। आप सिर्फ घटनाओं का ही नहीं, बल्कि उन पर अपनी प्रतिक्रिया का भी पूर्वाभ्यास करते हैं। आप पहले से ही खुद से कहते हैं, अगर आज सड़क पर कोई अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ जाए, तो मैं हॉर्न नहीं बजाऊंगा, न ही चिल्लाऊंगा। मैं बस गहरी सांस लूंगा और याद रखूंगा कि शायद वह व्यक्ति कहीं बहुत जल्दी में है, या उसने अनजाने में गलती कर दी है। मेरी मन की शांति मेरे लिए कहीं ज्यादा कीमती है। जब आप सुबह शांत माहौल में इस तरह के परिदृश्यों का मानसिक अभ्यास करते हैं, तो वास्तविक स्थिति की गहमागहमी में उन पर अमल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। ये परेशानियों से आपदा का भयावह रंग उतार देता है। ट्रैफिक जाम अब दुनिया का अंत नहीं लगता, बल्कि बस एक सामान्य ट्रैफिक जाम होता है। कैशियर की बदतमीजी कोई व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि किसी और की थकान का एक सामान्य प्रदर्शन भर होती है। आप घटनाओं को खुद पर हावी होने से रोकते हैं। आप परिस्थितियों के शिकार बनने के बजाय एक तैयार और जागरूक दर्शक बन जाते हैं। और यही तैयारी आपको अविचल शांति प्रदान करने की कुंजी है। गुस्से को रोकने का एक और बहुत ही अहम कदम है, जो पिछले वाले से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। सेनेका हमें इंसानी फितरत को बस स्वीकार करने और समझने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि लोगों से यह उम्मीद करना कि वे गलतियां, बेवकूफियां या यहां तक कि नीचता नहीं करेंगे, उतना ही भोलापन है जितना सर्दियों में बर्फ गिरने या गर्मियों में गर्मी पड़ने पर हैरान होना। यही तो दुनिया के चलने का एक हिस्सा मात्र है। लोग स्वार्थी होते हैं, लोग लापरवाह होते हैं, लोग अतार्किक होते हैं। यह एक सच्चाई है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या आप गुरुत्वाकर्षण के नियम पर गुस्सा होते हैं कि वह क्यों मौजूद है? आप बस उसे अपने कामों में ध्यान में रखते हैं। ठीक इसी तरह इंसानी फितरत की कमियों को भी देखना चाहिए। हर बार ये सोचकर गुस्सा होने के बजाय वह ऐसा कैसे कर सकता है, खुद से कहें, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इंसान है और इंसान कभी-कभी ऐसा ही करते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको बुरे व्यवहार का समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन यह आपके ऊपर से निजी अपमान और बेकार के गुस्से का बोझ हटा देता है। आप दूसरों की गलतियों को खुद पर किया गया व्यक्तिगत हमला समझना बंद कर देते हैं। यह सिर्फ अपूर्ण इंसानी फितरत की एक अभिव्यक्ति है, और इस पर गुस्सा करना उतना ही बेमतलब है जितना बारिश पर गुस्सा करना। सेनेका की यह सलाह बेहद व्यावहारिक और सीधी है। उन चीजों से दूर रहे जो आपको परेशान या उकसाती हैं। हाँ, स्टोइक दर्शन हमें भले ही सहनशीलता और मजबूती सिखाता हो, पर वह हमें बुद्धिमानी भी सिखाता है। और कभी-कभी
सबसे बड़ी समझदारी यही है कि ऐसे झगड़े में न पड़े जिससे बचा जा सकता है। यदि आपको पक्का पता है कि अपने चाचा के साथ राजनीति पर बहस हमेशा चिल्लाने और खराब मूड में बदल जाती है, तो क्या उस बातचीत को शुरू ही न करना बेहतर नहीं है? अगर आपको पता है कि कुछ खास खबरों के नीचे कमेंट्स पढ़ने से आपका पारा चढ़ जाता है, तो क्या उन्हें पढ़ना ही चाहिए? सेनेका कहते हैं कि हम अक्सर खुद अपनी मर्जी से उन हालात में पहुंच जाते हैं जहां हमें पक्का पता होता है कि हमें झुंझलाहट या गुस्सा ही मिलेगा। ये ठीक उस इंसान जैसा है जिसे धूल से एलर्जी है और वह बिना मास्क पहने अटारी की पूरी सफाई करने का फैसला करता है। नतीजा तो पहले से ही तय है। अपने दिन पर थोड़ा गौर करें। कौन सी स्थितियां, लोग या बातें आपको लगातार नकारात्मक प्रतिक्रिया देती है, और अब सोचिए कि आप उनसे अपना संपर्क कैसे कम कर सकते हैं। यह कायरता नहीं है और न ही समस्याओं से भागना। यह अपने संसाधनों का समझदारी से प्रबंधन है। आप जानबूझकर यह चुनते हैं कि अपनी कीमती मानसिक शांति को उन लड़ाइयों पर बर्बाद न करें जिनमें जीतना नामुमकिन है। यह एक समझदार सेनापति की रणनीति है, न कि एक कमजोर सिपाही की। और यह रही एक ऐसी कसरत जो हमारे उस सही गुस्से पर ठंडे पानी का काम करती है जिसे हम अक्सर जायज मानते हैं। किसी और को उसकी गलती के लिए दोषी ठहराने से पहले सेनेका जोर देते हैं कि हम एक बार खुद आईने में झांक लें, लेकिन किसी आम आईने में नहीं, बल्कि अपनी यादों के आईने में। याद कीजिए, कब आपने खुद बेवकूफी की थी, कब आपने दूसरों को निराश किया था, कब आपने ऐसी बातें कही थीं जिनका बाद में आपको पछतावा हुआ, कब आपने स्वार्थ या लापरवाही दिखाई थी। हम में से हर एक के पास ऐसी यादों का पूरा भंडार भरा पड़ा है, और यह विनम्रता का अभ्यास वाकई एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधन है। जब आप किसी सहकर्मी पर, जिसने डेडलाइन तोड़ दी है, गुस्से से आग बबूला होने वाले हों, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने खुद कभी समय सीमा नहीं तोड़ी? जब आपको किसी ऐसे ड्राइवर पर गुस्सा आए जिसने आपको कट किया हो, तो पूछिए, क्या मैंने खुद हमेशा परफेक्ट ड्राइविंग की है? ये सीधा सा सवाल तुरंत आपका नजरिया बदल देता है। आप एक ऐसे दोष रहित न्यायाधीश की भूमिका से बाहर निकल आते हैं जो एक अपूर्ण पापी को सजा सुना रहा हो। आप खुद को एक ऐसा अपूर्ण इंसान पाते हैं जो दूसरे अपूर्ण इंसान को देख रहा है। यह एहसास कि मैं खुद भी तो ऐसा ही हूं, उस अहंकार की गर्मी को कमाल से कम कर देता है जो अक्सर हमारे गुस्से को हवा देता है। ये गुस्से की बजाय सहानुभूति और नरमी पैदा करता है। तो बचाव के उपाय तो हमने जान लिए, लेकिन अगर मौका हाथ से निकल गया हो, अगर आपको लग रहा हो कि गुस्से का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, यहां सैनिका हमें आपातकालीन उपाय सुझाते हैं, और उनका मुख्य नियम है टालना, रोक लेना, रुक जाना। दार्शनिक का मानना था कि गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है उसे टालना। समय जैसा कोई दूसरा उपाय भावनाओं को इतनी शांति नहीं देता। गुस्सा एक क्षणिक भावना है जो किसी शॉर्ट सर्किट की तरह तुरंत भड़क उठती है। ये पल भर में भड़क उठता है और तुरंत बाहर निकलने का रास्ता चाहता है। आपका काम सिर्फ इतना है कि उसे बाहर निकलने का मौका न दे, कोई फैसला न ले, कोई संदेश न लिखे, एक शब्द भी न कहे। खुद को थोड़ा समय दे, खुद से वादा करे कि आप इस स्थिति पर 10 मिनट, 1 घंटे या अगली सुबह विचार करेंगे। इस समय तक पहला, सबसे अतार्किक और विनाशकारी आवेग शांत हो जाएगा। भावनाओं का तूफान थम जाएगा और आप स्थिति को ज्यादा निष्पक्ष होकर देख पाएंगे। कल्पना कीजिए कि गुस्सा एक गिलास में गंदा पानी है जिसे अभी अभी हिलाया गया हो। अगर आप इंतजार करेंगे तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से साफ हो जाएगा। आपके मन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। रुकना आपको इस गंदगी को नीचे बैठने का मौका देता है। यह सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी सलाह है। आपातकालीन स्थिति में मदद का दूसरा चरण सीधे हमारे शरीर से जुड़ा है। सेनेका आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की तरह ये भलीभांति समझते थे कि शरीर और मन एक ही इकाई है। क्रोध के दौरान शरीर में कुछ साफ बदलाव आते हैं। मुट्ठियां भींच जाती हैं, जबड़े कस जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और चेहरा लाल पड़ जाता है।
तो यदि आप तुरंत अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने शरीर पर ध्यान दें। जैसे ही आपको अपने अंदर गुस्सा पनपने के शुरुआती शारीरिक संकेत मिले, जानबूझकर उनके विपरीत काम करें। अपनी मुट्ठियां खोले, कंधों और चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। कुछ धीमी गहरी सांसें लें। ठंडे पानी से अपना मुंह धोए। ताजी हवा में बाहर निकले और बस थोड़ा टहले। ये सरल शारीरिक क्रियाएं आपके दिमाग को यह संदेश भेजती है, घबराहट खत्म, हम शांत हो रहे हैं। आप उस दुष्चक्र को तोड़ देते हैं जहां अशांत मन शरीर को उत्तेजित करता है और तनावग्रस्त शरीर मन को और अधिक बेचैन कर देता है। उससे शुरुआत करें जिसे नियंत्रित करना आसान हो। अपनी सांसों या हाथों की स्थिति को नियंत्रित करना उथल पुथल भरे विचारों को नियंत्रित करने से कहीं ज्यादा आसान है। अपनी शारीरिक स्थिति में बदलाव करके आप अपने मन को शांत होने और संभलने का मौका देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने गुस्से के लिए एक शारीरिक पॉज बटन दबा दें। गुस्से की आग बुझाने की हमारी इस आपातकालीन मार्गदर्शिका में अगला कदम है एकांत खोजना। यदि आप अपने गुस्से के स्रोत, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई अप्रिय स्थिति, के पास है, तो सबसे अच्छा समाधान है शारीरिक रूप से वहां से दूर हो जाना। बस वहां से चले जाइए। कहिए, मुझे 1 मिनट के लिए अलग हटना होगा और किसी दूसरे कमरे में, बाहर या कहीं भी चले जाइए। इसे हार या पलायन न समझे। यह शांति बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक युक्ति है। गुस्से के आवेश में हम ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका हमारा मतलब नहीं होता। हम ऐसे घाव दे देते हैं जो भरने में बहुत लंबा समय लेते हैं। एकांत आपके लिए एक सुरक्षा कवच है जो आपको ऐसे अपरिवर्तनीय शब्दों और कार्यों से बचाता है जिनका बाद में पछतावा हो सकता है। अकेलेपन और शांति में आपके लिए अन्य तकनीकों का उपयोग करना बहुत आसान होगा, जैसे रुकना, गहरी सांस लेना और अपने शरीर को शांत करना। आप खुद को एक सुरक्षित स्थान देते हैं ताकि भावनाओं के चरम से निपटा जा सके, बिना खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए। सेनेका का दृढ़ विश्वास था, गुस्से की स्थिति में कभी भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय न ले और न ही कोई गंभीर बातचीत करे। परिणाम विनाशकारी होगा। पहले एकांत और शांति और उसके बाद ही संवाद और समाधान। इस सरल कदम ने अनगिनत रिश्तों और करियर को बचाया है। जब आप खुद को थोड़ा समय देकर शांत कर लेते हैं, तो अपनी विवेक बुद्धि को सक्रिय करने का यह सही समय है। सेनेका का सुझाव है कि इसका उपयोग आत्मनिरीक्षण के माध्यम के रूप में करें। खुद से कुछ यथार्थवादी प्रश्न पूछकर। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या उस व्यक्ति का इरादा सच में मुझे चोट पहुंचाने का था? हम अक्सर दूसरों के बुरे इरादे मान लेते हैं, जबकि असलियत में यह सिर्फ उनकी लापरवाही, नासमझी या थकान हो सकती है। हो सकता है कि जिस सहकर्मी ने आपको नमस्ते नहीं किया, वह सिर्फ अपनी सोच में डूबा हुआ था, न कि जानबूझकर आपको नजरअंदाज कर रहा था। दूसरा सवाल, क्या यह घटना मेरी मानसिक शांति के लायक है? एक पलड़े पर एक मामूली अप्रिय घटना रखें, जैसे भीड़ भाड़ में धक्का लगना या किसी का रूखा शब्द, और दूसरे पलड़े पर अपना आंतरिक संतुलन, बाकी दिन का अपना अच्छा मूड रखें। क्या आप वाकई अपनी शांति इस छोटी सी बात के बदले में गंवाने को तैयार हैं? और तीसरा, सबसे व्यावहारिक सवाल, अगर मैं क्रोधित होता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? इससे क्या लाभ होगा? क्या ट्रैफिक कम हो जाएगा? क्या फैला हुआ कॉफी कप में वापस आ जाएगा? क्या आपका गुस्सा दूसरे व्यक्ति को बदल देगा? जवाब लगभग हमेशा नहीं होगा। क्रोध समस्याओं का समाधान खोजने का बिल्कुल व्यर्थ तरीका है। ये प्रश्न भावनाओं से भदभके हुए दिमाग में तर्क की एक खुराक की तरह है। ये आपको तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय स्थिति का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। गुस्से की आग बुझाने के लिए एक और जबरदस्त मानसिक अभ्यास है जो अग्निशामक की तरह काम करता है। कल्पना कीजिए, आपके गुस्से के सबसे बुरे संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। सिर्फ उनके बारे में सोचिए मत, बल्कि उन्हें अपने मन में पूरी स्पष्टता और विस्तार से एक जीवंत तस्वीर की तरह चित्रित कीजिए। क्या होगा अगर आप अभी अपने बॉस पर पूरे विभाग के सामने चिल्ला उठते हैं? उनके चेहरे की कल्पना कीजिए,
सहकर्मियों की प्रतिक्रिया, वो असहज चुप्पी, और फिर आपको डांट पड़ना और शायद नौकरी से हाथ धोना। क्या होगा अगर आप गुस्से में किसी करीबी व्यक्ति के सामने दरवाजा पटकते हैं और उसे कुछ कड़वी बातें कहते हैं? उसकी आंखों में आंसू, उसकी बेचैन रात और आपके रिश्ते में आई वो दरार, जिसे बाद में ठीक करने में बहुत समय और दर्द लगेगा। कल्पना कीजिए, इस तकनीक को नकारात्मक परिणामों की कल्पना कहा जाता है। ये आपको तुरंत होश में ले आती है। आप अपना ध्यान तुरंत गुस्सा निकालने की क्षणिक इच्छा से हटाकर उस दीर्घकालिक कीमत पर ले जाते हैं, जो आपको इसके लिए चुकानी पड़ेगी। और लगभग हमेशा यह कीमत असहनीय रूप से ज्यादा होती है। आप समझते हैं कि क्रोध व्यक्त करने का एक पल का संतोष घंटों, दिनों और यहां तक कि सालों के पछतावे के लायक नहीं है। यह काल्पनिक तबाही एक वास्तविक तबाही को रोकने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सुझाव की जो थोड़ा उन्नत है, एक ऐसी तकनीक की जिसमें थोड़ा अभ्यास लगता है, लेकिन जिसके परिणाम कमाल के होते हैं। सहानुभूति का अभ्यास करें। जिस पल कोई आपको गुस्सा दिलाए, एक सचेत प्रयास करे और उसकी जगह खुद को रखकर देखे। उसके व्यवहार के पीछे के मकसद को समझने की कोशिश करे। दुनिया को उसकी नजरों से देखने की कोशिश करे। जिस ड्राइवर ने आपकी गाड़ी को काट दिया, शायद वह अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हो। वह सहकर्मी जो बेवकूफी भरे सवाल पूछता है, शायद वह नया हो और गलती करने से डरता हो। वह कैशियर जिसने आपसे बदतमीजी की, शायद वह 10 घंटे से खड़ा हो और उसका सिर दर्द से फटा जा रहा हो। उसके व्यवहार के लिए कोई भी ऐसा कारण ढूंढे, सिवाय इसके कि वह जानबूझकर आपको परेशान कर रहा था। 99% मामलों में आप सही होंगे। लोग अक्सर अपनी समस्याओं, डर और चिंताओं में डूबे रहते हैं। वे किसी फिल्म के ऐसे खलनायक नहीं हैं जिनका मुख्य मकसद आपका दिन खराब करना हो। वे बस थके हुए, अपूर्ण इंसान हैं जो अपनी जिंदगी की धारा में बह रहे हैं। जैसे ही आप ये बात समझ जाएंगे, गुस्सा एक बिल्कुल अलग भावना, करुणा को जगह देना शुरू कर देगा। और करुणा व गुस्सा एक ही दिल में एक साथ नहीं रह सकते। तो यह एक ऐसी सलाह है जो आपकी जिंदगी में थोड़ा हल्कापन और हास्य घोल देगी। सेनेका ने सलाह दी थी कि छोटी मोटी नाराजगियों और रोजमर्रा की उलझनों को मजाकिया अंदाज में लिया जाए। नाराजगियां इकट्ठी करने के बजाय दूसरों की अजीबोगरीब हरकतों को इकट्ठा करना शुरू करें। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक मानव विज्ञानी हैं जो आधुनिक शहरी कबीले की दिलचस्प आदतों का अध्ययन कर रहे हैं। एक आदमी जो ट्रैफिक लाइट पर चिल्ला रहा है, वाह क्या दिलचस्प नमूना है। एक महिला जो कैश काउंटर पर 10 साल पुराने कूपन से बिल चुकाने की कोशिश कर रही है। इसे भी अपनी डायरी में नोट कर लें। यह नजरिया आपकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से बदल देता है। आपकी झुंझलाहट जिज्ञासा में बदल जाती है और नाराजगी एक हास्यास्पद अवलोकन में। आप उस नाटक के प्रतिभागी नहीं रहते, बल्कि उसके दर्शक बन जाते हैं। हास्य गुस्से के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि यह गुस्से की वजह को बेमानी बना देता है। जो चीज आपको मजेदार लगती है, उस पर गुस्सा करना मुश्किल है। यह तकनीक न केवल आपके दिमाग को शांत रखेगी, बल्कि आपकी जिंदगी को भी बहुत ज्यादा मजेदार बना देगी। आप अपने आसपास गुस्से की वजह नहीं, बल्कि कॉमेडी स्केच के लिए एक अंतहीन स्रोत देखना शुरू करेंगे। और यह, मानिए तो, कहीं ज्यादा सुखद काम है। हमारी इस गाइड का अगला अहम बिंदु है वास्तविक नुकसान और महज एक अपमान के बीच का अंतर समझना। यह एक बेहद जरूरी फर्क है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तविक नुकसान क्या है? यह तब होता है जब आपको शारीरिक चोट पहुंचती है, आपका सामान चोरी हो जाता है या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया जायज हो सकती है, लेकिन वह भी समझदारी भरी होनी चाहिए। और अपमान क्या है? यह सिर्फ कुछ आवाजों का समूह है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा हो, या स्क्रीन पर कुछ पिक्सल का जमावड़ा। ये शब्द अपने आप में कोई ताकत नहीं रखते। ये जहरीले तभी बनते हैं जब आप खुद तय करते हैं कि इनसे प्रभावित हों। सेनेका कहते हैं, अगर किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है,
तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आप उनके जैसा न बने। जब आपको किसी बुरे शब्द से पुकारा जाए, तो आपके पास एक चुनाव होता है। आप उस अपमान को स्वीकार कर सकते हैं, उसे अपने अंदर आने दे सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं और फिर दुखी हो सकते हैं, या आप उसे बस स्वीकार न करें। कल्पना कीजिए कि कोई आपको एक उपहार दे रहा है, कूड़े से भरा एक डिब्बा। आपको उसे लेने की कोई जरूरत नहीं है ना? आप बस कह सकते हैं, धन्यवाद, इसे अपने पास ही रखिए। शब्दों के साथ भी ठीक ऐसा ही है। वे आपको तभी चोट पहुंचाते हैं जब आप खुद उन्हें इसकी अनुमति देते हैं। इस अनुमति को देने से इनकार कर दें। अब आइए एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें जिसे ऊपर से नजारा या ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य कहा जा सकता है। जब आपको किसी छोटी मोटी बात पर गुस्सा आ जाए, जैसे कॉफी का गिरना, चाबी का खो जाना या इंटरनेट पर किसी बेवकूफाना टिप्पणी, तो ये करें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप धीरे धीरे अपने शरीर से ऊपर उठ रहे हैं। आप अपना कमरा देखते हैं, फिर अपना घर, अपना शहर। आप और ऊपर उठते जाते हैं, जब तक कि आप अपना पूरा देश, फिर पूरा महाद्वीप नहीं देख लेते। और अंततः आपके सामने पूरी पृथ्वी है, ब्रह्मांड की अनंत शून्यता में तैरता हुआ एक छोटा सा नीला ग्रह। अब इस ऊंचाई से उस समस्या को देखने की कोशिश करें जिसने आपको इतना गुस्सा दिलाया था। पृथ्वी के पैमाने पर वह कितनी महत्वपूर्ण लगती है, और सौरमंडल के, ब्रह्मांड के। यह मानसिक तरकीब हमारी ज्यादातर रोजमर्रा की समस्याओं को तुरंत महत्वहीन बना देती है। यह दिखाता है कि जिन कारणों से हम अपनी अनमोल शांति बर्बाद करते हैं, वे कितने तुच्छ होते हैं। जो चीज 5 मिनट पहले आपको ब्रह्मांडीय पैमाने की आपदा लग रही थी, वह कक्षा से देखने पर बस एक धूल का कण लगती है। ये तकनीक हमें सही परिप्रेक्ष्य हासिल करने में मदद करती है और याद दिलाती है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और क्या बस एक फिजूल की भागदौड़ है। और अंत में हम सेनेका की आखिरी, सबसे शक्तिशाली और होश में लाने वाली सीख पर आते हैं। यह पूरे स्टोइक दर्शन का आधार है। अपनी नश्वरता को याद रखें। मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु को याद रखो। पहली नजर में यह थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह सबसे अधिक जीवन पुष्टि देने वाला सिद्धांत है। हम जो हर दिन जीते हैं, वह अनमोल है और कभी वापस नहीं आएगा। इस धरती पर हमारा समय सीमित है, और सेनेका हमें खुद से यह अहम सवाल पूछने के लिए कहते हैं, क्या मैं सचमुच अपने जीवन के इस अनमोल, कभी न लौट आने वाले हिस्से को क्रोध जैसी विनाशकारी, बदसूरत और बेकार भावना पर बर्बाद करना चाहता हूं? क्या मैं अपने आखिरी घंटे, दिन या साल को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हुए, इंटरनेट पर अजनबियों से बहस करते हुए या अपने प्रियजनों से नाराज होकर बिताना चाहता हूं? या मैं इस समय को खुशी, प्यार, रचनात्मकता और ज्ञान प्राप्त करने में लगाना चाहता हूं? अपनी यात्रा की सीमितता का एहसास हर गैर जरूरी चीज के लिए सबसे अच्छा फिल्टर है। ये सभी छोटी मोटी शिकायतों, सारी भागदौड़ और सभी बेवकूफी भरी बहसों को खत्म कर देता है। ये केवल वही चीजें छोड़ता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। और क्रोध निश्चित रूप से इस सूची में नहीं है। और अब सबसे चौंकाने वाला तथ्य, एक ऐसा मोड़ जो आपको हैरान कर देगा। सेनेका, जिन्होंने क्रोध से निपटने पर एक शानदार मार्गदर्शन लिखा था, सम्राट नीरो के गुरु थे। हाँ, वही नीरो जिसे इतिहास में सबसे क्रूर, गुस्सैल और असंतुलित तानाशाहों में से एक माना जाता है। वही इंसान जिसने कथित तौर पर रोम को जलाया और अपनी मां की हत्या की। तो इसका क्या मतलब है? क्या सेनेका की शिक्षाएं काम नहीं करती? बिल्कुल इसके विपरीत। यह स्टोइक दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण विचार को साबित करता है। दर्शन शास्त्र कोई जादुई गोली नहीं है जिसे आप किसी और को दे सकते हैं। यह एक रोजाना का व्यक्तिगत अभ्यास है। आप किसी और को शांत नहीं कर सकते, आप केवल खुद पर काम कर सकते हैं। सेनेका नीरो को दुनिया के बेहतरीन उपकरण दे सकते थे, लेकिन वह उसे उनका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। और इसमें ही उनकी शिक्षा की त्रासदी और सबसे बड़ी ताकत निहित है। हमारी शांति की जिम्मेदारी केवल हम पर है। अंततः सेनेका के निर्देश गुस्से को दबाने के बारे में नहीं है,
बल्कि उसे समझने और बदलने के बारे में है। ये अपनी भावनाओं के गुलाम होने से लेकर अपने मन के स्वामी बनने तक का रास्ता है। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको स्टोइक दर्शन की शिक्षाएं दिलचस्प लगी हो, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल। सेनेका की कौन सी सलाह आपको सबसे उपयोगी लगी और आप उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।